हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज से हम स्टार्ट करें जो एमपी आरक्षक भर्ती 2025 जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। कब? 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इसमें जो जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है, जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका वेटेज लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। कितना? 30 से 35 क्वेश्चन तक जीके संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखते हैं, आबकारी भर्ती का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब देखने को मिलती है? तो ये जो सूर्य है, इसकी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होती है? तारीख याद रखना है। तारीख है 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कितनी न्यूनतम दूरी होती है? और यह दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो वह तारीख है 4 जुलाई। कब है? 4 जुलाई को 4 जुलाई को पृथ्वी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। कब होती है? अधिकतम दूरी दूरी होती है कब? 4 जुलाई को। और यह दूरी कितनी होती है? यह होती है 15-11 करोड़ किलोमीटर। याद रखना है कि 3 जनवरी को सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। इसके बाद बात करते हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब होता है? सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और इसके अलावा जो 22 दिसंबर है, कब? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कब? मकर रेखा पर। और 2 तारीख और है, वो और नोट करना। वो है 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। बात करते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है गुजरात। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर है झारखंड। झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। जो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है, कौन सी? भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, वहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? कर्क रेखा कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़
राज्य में काटती। इसके बाद बात करते हैं कि यह कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी निकलती है, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 14 जिलों से होकर गुजरती है। जो नर्मदा नदी के जो भी समांतर जिले पड़ते हैं उससे कर्क रेखा निकलती है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है माई नदी। क्या नाम है? माई नदी। माई नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हर बात नोट करना है आपको। जो मध्य प्रदेश की जो माई नदी है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? ऑप्शन है कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। तो इसका सही आंसर है काराकोरम श्रेणी। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी। जो भारत का उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा? भारत का जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। इसको पार हिमालय भी बोला जाता है। ट्रांस हिमालय और हिमालय। एक और है जो पूर्वांचल, इसको पूर्वांचल का हिमालय भी बोला जाता है। हिमालय भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। बात करते हैं अगली है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जॉस्को श्रेणी। जॉस्को श्रेणी। बात करते हैं जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे, यह भारत की उत्तरतम श्रेणी है। कौन सी? भारत की उत्तरतम श्रेणी है। इसके अलावा इसकी जो चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है केटू। क्या नाम है? केटू। और इसका एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है गोडविन। क्या नाम है? गोडविन ऑस्टिन। केटू का एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, और जिसकी ऊंचाई है 611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सियाचिन। जो सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर 1984 में, कब? 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान सेना के खिलाफ चलाया था जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कब? 1984 में चलाया गया। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है समूली नदी, अंसर नदी, चंबल नदी और शिवना नदी। जो भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह मंदसौर जिले में शिवना नदी के तट पर देखने को मिलता है। कौन सी नदी? शिवना नदी। तो बात करते हैं कि जो शिवना नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? चंबल नदी की सहायक नदी है। और यह चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं कि शिवना नदी के तट पर एक किला देखने को मिलता है जिसका नाम है हिंगलाजगढ़ का किला। कौन सा? हिंगलाजगढ़ का किला। ये भी शिवना नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के बारे में बात करते हैं कि चंबल नदी अपने अपराधन और बियोड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। अपराधन और
उत्खात भूमि बेड़ों का निर्माण करती है तथा इससे जो प्रभावित जिले हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं जिनका नाम है मुरैना, मुरैना, भिंड और श्योपुर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 963 किलोमीटर। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन है मलक्का जल संधि, टोंडा जल संधि और पाक जल संधि और बेरिंग जल संधि। बात करते हैं कि जो भारत श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका, इसके बाद भारत और चीन की जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। अगला है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर है भारत और अफगानिस्तान। तो जो भारत श्रीलंका है या जो पाक संधि के द्वारा अलग होते हैं क्या? जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। कौन से? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका इसके द्वारा अलग होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि तमिलनाडु में एक द्वीप द्वीप देखने को मिलता है। कौन सा? तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट में एक द्वीप देखने को मिलता है जिसका नाम है पंपन द्वीप। क्या नाम है? पंपन द्वीप। और इस पर ही मंदिर स्थित है जिसका नाम है श्री रामेश्वरम। कौन सा? श्री श्री रामेश्वर मंदिर कौन से द्वीप पे देखने को मिलता है? जो तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसका नाम है पंपन द्वीप पे देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत और चीन किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं, जिसका नाम है मेक मोहन रेखा। कौन सी? मेक मोहन रेखा। इसके बाद बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1911 में खींची गई थी। इसके बाद बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं, तो जिसका नाम है डुरंट रेखा। क्या नाम है? डुरंट रेखा। तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा भारत और चीन मैकमोहन रेखा के द्वारा, और भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, और भारत और अफगानिस्तान जो कि डुरंट रेखा के द्वारा अलग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है? भारत के जो केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारत के जो केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। तो केंद्रीय बैंक का मतलब क्या है कि जो साख साख और जो मुद्रा प्रणाली है उस पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। तो इसको भारत की केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में, आरबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी? एक अधिनियम आया था, अधिनियम जो कि 1934 का अधिनियम है। कौन सा? 1934 का अधिनियम में इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। कहाँ पर? कोलकाता हुआ करता था। लेकिन अब इसका मुख्यालय कोलकाता न होकर मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वहाँ 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बात करते हैं आरबीआई के बारे में कि जो 2 रुपये से अधिक नोट का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। 2 रुपये से अधिक अधिक वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई द्वारा, जिस पर जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है। आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो बात करते हैं 1 रुपये को कौन जारी करता है? 1 रुपये को
1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और जिसका साइन वित्त मंत्री का होता है। किसका? वित्त मंत्री का होता है। इसके बाद बात करते हैं कि 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो और 1980 को, कब? 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या आरबीआई के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको? बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए वैकल्पिक मापों में सबसे कम तरल माप कौन सा है? ऑप्शन है M1, M2, M3 और M4। तो जो सबसे कम तरल माप है वो है M4। तो इसका सही आंसर है M4। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है जो कि भारत के मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि सिंगरौली में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिंगरौली में। सिंगरौली में एक स्थान है जिसका नाम है बेड़न। क्या? बेड़न में यहाँ देखने को मिलता है। वो यह भारत का सबसे ऊंचा ताप विद्युत केंद्र है। बड़ा भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट देखने को मिलती है। कितनी? 4750 मेगावाट देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है? बात करते हैं भारत और इंडिया दोनों शब्द उपयोग में लाए गए हैं। तो भारत और इंडिया, और कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग लाया गया? बात करते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल भाग कितने देखने को मिलते हैं? कुल भाग 22 भाग है। कितने? 22 भाग है। और 12 अनुसूचियाँ है। कितनी? 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं जो भारतीय संविधान का भाग 1 है। कौन सा? भाग 1 है जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद है, जिसमें 1 से 4 तक जो भी अनुच्छेद उसमें दिया गया बात की गई है। तो जो पहला अनुच्छेद है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है जिसका नाम, और जो आर्टिकल 1 है उसमें ही भारत के लिए जो इंडिया और भारत शब्द का उपयोग किया गया। कौन से? अनुच्छेद 1 में। बात करते हैं जो आर्टिकल 2 है। जो आर्टिकल आर्टिकल 2 है इसमें नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। और इसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 3 है। कौन सा? जो आर्टिकल 3 है इसमें नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और उसका क्षेत्र नाम परिवर्तन के बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 4 है अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में बोला गया कि जो नए राज्यों का जो प्रवेश इसकी स्थापना के बारे में आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना और उसके नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र का नाम परिवर्तन, ये सब कौन करता है? संसद करती है। इस सब कार्य संसद के द्वारा किया जाता है जो कि साधारण बहुमत से किया जाता है। तो जो आर्टिकल 4 में दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण तो उसके क्षेत्र में परिवर्तन का नाम में परिवर्तन जो कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो कि 368 में संविधान संशोधन से संबंधित बातें उल्लेख है जो कि ये जो नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र नाम में परिवर्तन, जो कि ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन है, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, तो वहाँ राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। तो इसका सही आंसर है कि वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखती हो। तो इसके लिए यह सही आंसर है, वो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष है। इसके बाद बात करते हैं उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, जन्म से ना हो लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद उसकी जो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। लेकिन इसमें दिया गया है कि अधिकतम आयु 35 वर्ष। भारत का नागरिक को न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो सदस्य। ये सभी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दी गई है। इसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 52 है, जो अनुच्छेद 52 है, इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 53 है, इसमें राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। कौन से? आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में जो निवाचक मंडल का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 55 में जो ये जो चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी वो बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि 56 में, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल बताया गया है? जो कि 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 7 में शपथ का उल्लेख है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया है। कौन सा? महाभियोग, जो कि संविधान पर अतिक्रमण के विरोध संसद में लाया जाता है। इसके बात करते हैं कि जो आर्टिकल 72 है। कौन सा? आर्टिकल 72 है, जो राष्ट्रपति से संबंधित क्षमादान की शक्ति का वर्णन दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 123 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन: अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369 और अनुच्छेद 370। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? यहाँ दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे ली गई है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 368 में दिया गया है। जब भी संविधान संशोधन होता है तो यहाँ किसके द्वारा होता है? ये संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा होता है। वो यहाँ किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन में संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और यह दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास होने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बन जाता है। तो इसका सही आंसर है, जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है, महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है? तो बात करते हैं कि जो महाजनपद काल है, जो उत्तर वैदिक काल में
कुछ कबीलों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने अपने जो क्षेत्र जनपद में कन्वर्ट कर लिए थे, जनपद में, तो आगे चल के ये महाजनपद के रूप में आई। तो महाजनपद 16 महाजनपदों का वर्णन है। कितनी? 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी जनपद महाजनपद देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद देखने को मिलती है। कौन? कितनी? 2, जिसका नाम है चेदी और अवंतिका। कितनी? चेदी और अवंती 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण बोला गया है। तो प्रथम नगरीकरण किसको बोला गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको प्रथम नगरीकरण बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण बोला गया, सभ्यता। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शासक को बचपन का नाम अली गुरशाप था? अली गुरशाप किस शासक का नाम था? तो बात करते हैं खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी। कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। जब यह शासक था तो इसका जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पे कड़ा का गवर्नर था। किसका? यहाँ कड़ा का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा था, जिसका नाम बचपन का नाम था अली गुरशाप। बात करते हैं कि अलाउद्दीन के बारे में, तो इसने दाग और हुलिया पद्धति जारी की थी। दाग और हुलिया पद्धति। इसके बाद इसने सेना को नगद वेतन दिया। इसके बाद इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान रियासत। क्या नाम? दीवान रियासत, जो कि वाणिज्य विभाग से संबंधित था। तो इसका सही आंसर जो अली गुरसाब था वो बचपन का नाम तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था, जो कि खिलजी वंश से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता 1896, बनारस 1905, कलकत्ता 1911 और लखनऊ 1916। जो बात करते हैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 28 दिसंबर, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ए.ओ. हुम। क्या नाम? ए.ओ. हुम। अंग्रेज अधिकारी ने की थी। इसके बाद इसका पहला अधिवेशन 1985 को ही हुआ था। इसका पहले अधिवेशन 1985 को हुआ था, जहाँ यहाँ मुंबई में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके बाद जो कि कलकत्ता में 1896 में, कलकत्ता में 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कब? 1896 में, जिसकी अध्यक्षता एम सयानी ने की थी। किसने? एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो सन 1924 में। कब? सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद बात करते हैं
कि 1925 में, कब 1925 में इसकी अध्यक्षता 1925 में इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। किन्होंने की थी? सरोजनी नायडू ने। इसके बाद बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहने वाले का क्या नाम था? जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? पूछा गया दूर बिंदु दुनिया की निकटतम बिंदु, तो इसका सही आंसर है जो अनंत पर। सामान्य मानव के लिए जो दूर बिंदु होगा वह अनंत होगा। जो मानव की स्वस्थ मानव की सामान्य दूरदृष्टि कितनी होती है? वहाँ होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसका दूर बिंदु पूछा गया तो वह है अनंत पर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में लाई जाती है? बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वेबर। क्या है? वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स मापनों को उपयोग में लाई जाती है। बात करते हैं ओम। ओम किसका मात्रक है या प्रतिरोध का मात्रक है? किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इसके बाद एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा। किसका? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसके बाद करते हैं वोल्ट। वोल्ट जो कि विभवांतर विभव को मापने में प्रयोग में लाया जाता है वोल्टीमीटर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पेट्रोल शुद्धता का मापन किस संख्या के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सीटन जनसंख्या, ऑक्टन जनसंख्या और ब्यूटन जनसंख्या, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोल शुद्धता का मापन है जो ऑक्टन संख्या के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑक्टन जनसंख्या है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, यहाँ हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन, हृदय की धड़कन, श्वास और रक्तचाप आदि का नियंत्रण करता है। इसके बाद बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यहाँ 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक देखने को मिलता है। मानव मस्तिष्क का वजन इतना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? इसका नाम है सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम अधिक होता है। इसमें सेरिब्रम में क्या होता है? इसमें चिंतन चिंतन बुद्धि और जो जो सोचने की क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है वह सेरिब्रम में विकसित होती है। सोचने की क्षमता। तो सेरिब्रम जिसका अधिक विकसित होगा वह अधिक बुद्धिमान होगा, और सेरिब्रम जिसका कमजोर होगा वहाँ वहाँ कम बुद्धिमान होगा। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन किसके बारे में? विटामिन के बारे में। विटामिन यह नाम 1911 में, विटामिन नाम 1911 में पी फंक के द्वारा दिया गया था। किसका नाम? पी फंक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है विलेयता के आधार पर, यानी घुलनशील के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ही जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील। बात करते हैं कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? कि विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के जो कि वसा में घुलनशील है।
इसके बाद बात करते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से एक रोग देखने को मिलता है जिसका नाम है रतुंधी वर्म। रतुंधी, जो कि विटामिन सी की कमी होने पर क्या रोग देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जो विटामिन ए है। विटामिन ए है जिसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल है। और विटामिन के के कारण विटामिन के की कमी होगी तो इसमें रक्त का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बढ़ना किस प्रभाव को दर्शाता है। अगर वायुमंडल में CO2 बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा? इसमें वायुमंडल में CO2 बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने को देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर ये है। इसके बाद बात करते हैं कि CO2 के कारण क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला SO2 या जो बढ़ने से इसमें अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। क्या अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य तंत्र है, स्वास्थ्य तंत्र पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या स्वास्थ्य तंत्र पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह भी मानव स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो O3 है जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। ओजोन जो भी यह बढ़ने से इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। तो इसका सही आंसर है केरल। कहाँ से हुई थी? केरल। इसके बाद बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य देखने को मिलता है। इसके बाद तमिलनाडु में भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य का देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और केरल में इसके अलावा एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य भी केरल में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल है। तो भारत की इसमें कुल 43 संपत्तियां शामिल है। इसके बाद बात करते हैं कि छऊ है वह यूनेस्को में वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2000 में। और यह नृत्य है यह भारत में पश्चिम बंगाल उड़ीसा उड़ीसा और झारखंड। कहाँ पर? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो जल बिहारी का मेला है यह भारत के मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है छतरपुर। क्या नाम है? छतरपुर। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगाया जाता है। इसके बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा कौन कौन सा मेला देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में एक मेला है जो सिंहस्थ का मेला है जिसको कुंभ का मेला भी बोला जाता है। मेला जो कि कहाँ देखने को मिलता है या उज्जैन में देखने को मिलता है। कहाँ पर? उज्जैन में। इसके बाद गरीबनाथ का मेला गरीबनाथ का मेला कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ शाजापुर में। कहाँ? शाजापुर में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो नागा जी का कौन सा नागा जी का मेला कहाँ देखने को मिलता है? या मध्य प्रदेश के मुरैना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मुरैना जिलों में देखने को मिलता है। और एक और मेला है जिसका नाम है महा मृत्युंजय का मेला जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं
गोटमार का जिला, गोटमार का मिला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? ऑप्शन है निमाड़ी मिर्च महोत्सव, खजुराहो महोत्सव और फलिंगो महोत्सव और निमाड़ महोत्सव। तो जो फलिंगो महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। इसके अलावा निमाड़ी मिर्च महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव और इसके अलावा जो भगोरिया उत्सव है, भगोरिया भगोरिया उत्सव भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? जो अम्बुबाची का मेला है यह मध्य प्रदेश के असम जिले में लगता है। कहाँ पर? यह मध्य प्रदेश के असम जिले में लगता है। अगला है, मान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो मान जीवित चोल मंदिर है यहाँ तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। मान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन था? बात करते हैं, एक वंश था सूर्यवंश। कौन सा? जिसको सूर्यवंश या सूर्यवंश भी बोला जाता है, जिसका संस्थापक था शेरशाह सूरी, जिसका नाम था शेरशाह 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 सूरी ने अपने शासनकाल में 3 सिक्के जलाए गए थे। पहला है सोना का, चांदी का और तांबा का। ये तीनों सिक्का जारी करने वाला शासक था शेरशाह सूरी। ये सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? सोने के सिक्का को दिनार बोला जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था और तांबा के सिक्के को दाम के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं कि शेरशाह सूरी एकमात्र ऐसा शासक था जो किसानों को पट्टा पट्टा दिया गया था। पट्टा जारी करने वाला शासक कौन? तो शेरशाह सूरी। किसानों को जो पट्टा प्रदान करने वाला पहला शासक था। कौन था? वहाँ था शेरशाह सूरी। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आज थी पहली क्लास जो एमपी आबकारी आरक्षक 2025 की भर्ती, जिसका मॉक टेस्ट आज है, जो कि जीके जैसे संबंधित था। और अगली क्लास ऐसी ही धमाकेदार क्लास अगले वीडियो में लाई जाएगी। धन्यवाद, वेलकम।